जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्रों, रेलवे एग्जाम के लिए जो साइंस का डर बना रहता है उसको समाप्त करने के लिए हम साइंस की एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं मित्र। तो उसी क्रम में आज हमारी क्लास है। आज हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? पूछा क्या है, एक तरफ से पूछा गया सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आलू, इमली, नींबू या दूध में। तो हम बताएंगे मित्र, जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अम्ल पाए जाते हैं। अभी हम इसमें याद रखेंगे 33 नंबर का जो विकल्प है हमारा, विकल्प सी इसमें सही होगा। तो हम किस विकल्प के साथ जाएंगे? तो विकल्प सी के साथ। आगे हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में। एक इमली का पूछा जाता है। इमली के परिपेक्ष में अगर मित्र बात करेंगे, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में अगर हम बात करें तो इमली का नाम याद रखेंगे कौन सा अम्ल, तो बता देंगे टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद बात करें खट्टे या दूध दही में जो पाया जाता है, दूध दही और जो खट्टे पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। दूध दही या जो दूध दही से संबंधित खट्टे पदार्थ हैं उनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जबकि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है। और कुछ बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। सेब में पूछा जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम बता देंगे मित्र, मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सेब में पाया जाता है। आगे वहीं बात करते हैं मित्र, एक अम्ल जो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फल जितने होते हैं उनमें, खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं मित्र, इसी क्रम में बेंजोइक अम्ल इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक अम्ल। अगर बेंजोइक अम्ल के परिपेक्ष में बात करें मित्र तो ये किस में पाया जाता है? तो ये हम बता देंगे, ये पाया जाता है जो घास होती हैं और जो मूत्र होता है, घास और मूत्र में जो पाया जाता है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो हमने पहले प्रश्न के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया। प्रश्न क्या था हमारा? पहला प्रश्न तो सिट्रिक अम्ल, जिसमें हमने नींबू के बारे में चर्चा की। अब अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी वस्तु के केंद्र के बाहर और झुकने और धकेलने के लिए कार्य करने वाला छंद बल क्या कहलाता है? क्या कह रहा है? किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने के लिए, केंद्र से बाहर की ओर झुकेगा तो या धकेलेगा तो वो बल कौन सा कहलाएगा? धारा बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल। तो हम बताएंगे मित्र कौन सा, तो जो कहलाता है अपकेंद्रीय बल। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही? इसमें भी हमारा विकल्प सी सही होने वाला है। अगर अपकेंद्रीय बल की बात करें, अपकेंद्रीय बल के से रिलेट करके थोड़ा सा हम समझ लें, जो वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ में केंद्र की बाहर ओर लगने वाला, केंद्र के जो बाहर की ओर लगेगा बल, वो क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण पूछा जाता है पेपर में, जो कुम्हार आप देखे होंगे मिट्टी का बर्तन बनाता है तो एक जो गोल गोल चक्के का प्रयोग करता है, वहीं पर बगल किनारे नचाने के लिए, उसको घुमाने के लिए एक डंडे का प्रयोग करता है। तो वो जो बल लगाता है वो बल कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। आप गांव से होंगे तो अब तो नहीं, लेकिन गेहूं पीसने के लिए एक जत्था कील के लिए प्रयोग किया जाता है। एक किनारे होता है, उसको पकड़ के घुमाया जाता है तो बल कम लगता है। उसमें भी कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। जो गांव से होंगे वो निश्चित ही जानते होंगे उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो इसमें जो हमारा प्रश्न है यानी 34 नंबर में जो सही था कौन था? अपकेंद्रीय बल। इसको आप याद रखेंगे, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वाष्प का तरल, यानी जो वाष्प होती है, जल वाष्प ठंडियों में देखने में कोयला टाइप, उसमें जो जल रहता है में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, अवक्षेपण या वाष्पन। तो हम बताएंगे कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो संघनन। यानी इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो हमारा विकल्प बी 100% सही होने वाला मित्र। तो आप बताएंगे कौन सा संघनन होता है या कौन सा मित्र होता है?
तो हम बता देंगे वाष्प का क्या पूछा है, तरल जल में परिवर्तित कौन सी भौतिक क्रिया होती है, तो परिवर्तन संघनन की भौतिक क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है, तो मित्र बता देंगे संघनन की भौतिक क्रिया होती है। अगर हम बात करें वहीं अगर गैस में बदलना हो, गैस में अगर देखिए ए क्या होगा, वाष्प था, वाष्प को किस में परिवर्तित किया, तरल में परिवर्तित किया। किस में मित्र, तो हम बता देंगे इस किसने परिवर्तित किया, तरल में। लेकिन वहीं ये अगर गैस में परिवर्तित करना हो, अगर गैस में परिवर्तित करना हो तो क्या क्रिया कहलाएगी, तो वाष्पन कहलाएगी। और याद रखिएगा वाष्पन के बारे में बात करें, जितना क्वथनांक कम होगा, क्या कम होगा, क्वथनांक जितना कम होगा उतना वाष्पन अधिक होगा। अगर क्वथनांक के बारे में बात करें मित्र, जितना क्वथनांक कम होगा उतना वाष्पन अधिक होगा, इसको भी आप याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। आज हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा एक ऊर्ध्वपातन इसमें ऑप्शन है, ऊर्ध्वपातन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में बात करें, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ एक ठोस है, वो क्या बनती है, लिक्विड द्रव बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस ही पाए जाते हैं जो लिक्विड ना बनकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण नाम कपूर का गणना कौन सी क्रिया है, तो आप बता देंगे मित्र ऊर्ध्वपातन की है। तो यानी आगे हम बढ़ते हैं, 35 का जो हमारा विकल्प सही है, विकल्प बी सही होने वाला है मित्र, आप इसको याद रखेंगे। अगला है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है। हालांकि हमने इसके बारे में भी चर्चा किया था, बेरिलियम का कितना होता है, 4, यानी विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। आगे हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम के 2 होता है, लिथियम के 3 होता है, बेरिलियम के 4 होता है, बोरान के 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ऐसे हमने थोड़ा बहुत चर्चा की, अब आगे इसी तरह आगे चर्चा करते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है। तो TIR के बारे में अगर हम बात करें मित्र, TIR का जो पूर्ण रूप होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही होगा, यानी हमारा कौन सा विकल्प बी सही होने वाला है मित्र। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आपको क्लास कैसी लगी रही है, अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो अपने मित्र भाई बहन में जरूर मित्र शेयर करेंगे, और आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे मित्र। खाली स्थान पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं में के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर इस परिपेक्ष में बात करें तो हमारा इसमें कौन सा स्वपोषी होता है, स्वपोषी पोषण होता है जो साधारण अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणु में संश्लेषण कर परिभाषित किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, तनाव को ज्ञात करने के लिए जो उसका तनाव को ज्ञात करने का सूत्र क्या है उसको बताना है। तनाव का जो ज्ञात करने का फार्मूला होता है, स्ट्रेस क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तनाव बराबर क्या हो जाएगा मित्र, तो आप बता देंगे बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स बटे एरिया। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं मित्र, तो हमारा जो तनाव है, तनाव ज्ञात करने का फार्मूला हमने जो चर्चा की, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं मित्र, अगला जो प्रश्न है पूछा क्या गया है, फिनाल का सूत्र क्या है। तो फिनाल का सूत्र पूछा गया है, फिनाल का सूत्र रासायनिक सूत्र पूछा गया क्या होता है, तो आप बता देंगे मित्र। चलिए हम कुछ और फार्मूला जो है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH, यहाँ पर होना चाहिए, OH नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पर हम लिख देते हैं C6H5OH किसका सूत्र होता है, फिनाल का, यानी इसमें हमारा विकल्प ए सही होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट में गड़बड़ हो गई, उसको आप सही कर लेंगे मित्र। आगे हम बात करते हैं, अगला जो फार्मूला दिया है C2H5OH क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल हो जाएगा। आप ये बता देंगे मित्र, क्या हो जाएगा, एथेनॉल।
अच्छा, ये एथेनॉल, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब निकालने का एक फार्मूले का एक तरीका होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया जी बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपको याद रखना है C6H6 का। एक इसका फार्मूला होता है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सा मित्र? तो बेंजीन का फार्मूला होता है। आगे हम एक HCHO, इसको हम इसके बारे में भी याद रखेंगे। इसको कौन सा कहते हैं? फार्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? तो हम बात करेंगे फार्मल्डिहाइड इसको कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे मित्र। आगे हम बात करते हैं CH3OH, इसको क्या कहते हैं? मेथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनॉल कहा जाता है मित्र। आप इसको भी याद करके चलेंगे, तो आप इसे भी याद रखेंगे मित्र। तो आज की जो महत्वपूर्ण क्लास थी हमारे इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें, और खुद भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे मित्र अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।